जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स। जैसा कि हम लोग का सेशन चल रहा है 1 डे 1 चैप्टर, वो भी हम लोग देख रहे हैं। ज्ञान बिंदु बायोलॉजी में वो भी देख रहे हैं। फुल नोट्स डिटेल्स वो भी हम लोग इसमें सब्जेक्टिव देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आप नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से बारीकी से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जाइए, एक लाइन से बारीकी से देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप जरूर देखिएगा। तो आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, पौधे तथा मानव शरीर का नियंत्रण एवं संवेदन, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि इन प्लांट एंड ह्यूमन बॉडी। तो पौधे तथा मानव शरीर का नियंत्रण कैसे होता है एवं संवेदन कैसे, वो आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वीडियो के अंत तक की जरूर बनिए, क्योंकि एक दिन में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वैसे स्टूडेंट में गिनती आते हैं, ठीक है, जो बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बुक लेके तो पढ़ना शुरू करेंगे, एक दिन में सोचेंगे हम एक चैप्टर कंप्लीट करें, बट 5 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा वो पढ़ने के लिए बैठेगा, फिर वो उठ जाएगा। तो आप सबसे अलग स्टूडेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा। और बता दें कि इससे जैसा कि हम लोग का ये RSR करंट अफेयर्स का चैनल है, ठीक है, इस पर डेली हम करंट अफेयर्स डालते हैं, प्रत्येक दिन डालते हैं, तो ये आप जरूर देखा कीजिएगा। चलिए, और बता दें कि से ये हमारा जो बिहार का, ये आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें आपको बिहार के बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, और ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ाया गया, और पढ़ाया नहीं गया, इसमें ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाया गया। आप अप्रोक्स 1 से 2 बार ये वीडियो देखिएगा ना, तो पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। ये 1 शॉर्ट वीडियो है आपके लिए, पूरा का पूरा मतलब पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आप ये वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। ये अप्रोक्स 30 से 41 मिनट, सॉरी 40 से 41 मिनट का ये अप्रोक्स वीडियो होगा। तो ये आप वीडियो जरूर देखिएगा। बिहार से अगर आप हैं, या अगर बिहार में आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अगर बिहार से अगर प्रश्न आएगा 10 में से, आप यहाँ से 7 या 8 प्रश्न आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये आप जरूर देखिएगा। अगर बता दें इस वीडियो का, अगर किसी भी वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके आप हमसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो के अंत तक के आप जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, यानी कि आप वैसे स्टूडेंट में गिनती आएंगे जिसका रिजल्ट होने वाला है। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहला, बहुकोशिकीय जीव के शरीर में बहुत से अंग तंत्र होते हैं जो अलग अलग कार्य को संपादित करते हैं। सभी अंग तंत्रों के कार्यों के बीच संवेदन तथा उन पर नियंत्रण करने हेतु बहुकोशिकीय जीव में जटिल तंत्र बना होता है। पौधा तथा मानव शरीर में नियंत्रण तथा संवेदन अलग अलग तरीके से होता है। पौधे में नियंत्रण एवं संवेदन कुछ गतियाँ तथा रासायनिक पदार्थ के द्वारा संपन्न होता है। मानव शरीर में नियंत्रण तथा संवेदन हेतु हार्मोन तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तो पहले अभी हम लोग देखेंगे पौधे में नियंत्रण एवं संवेदन, यानी कि पौधे में नियंत्रण कैसे होता है। तो पौधे में नियंत्रण एवं संवेदन हेतु 3 प्रकार की गति पाई जाती है। पौधा में पाई जाने वाली गति पौधा में वृद्धि और विकास से संबंधित है, न कि प्रचरण स्थान परिवर्तन से। अनुवर्ती गति किसी बाहरी उद्दीपक, प्रकाश, ताप, मानव और स्पर्श, जल आदि के प्रति पौधे के किसी भाग जड़, जैसे जड़, तना, पत्ती में उत्पन्न गति को अनुवर्ती गति कहते हैं। अगर गति उद्दीपक की ओर होता है तो उसे घनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। अगर गति उद्दीपक से दूर हो तो ऋणात्मक अनुवर्तक कहलाते हैं। वातावरण में
पांच समान उद्दीपक है। ठीक है, प्रकाश के कारण होने वाले अनुवर्ती गति को प्रकाशनानुवर्तन कहते हैं। उसी प्रकार गुरुत्व के कारण उत्पन्न गति के गुरुत्वावर्तन, रसायन के कारण उत्पन्न गति को रसायनावर्तन, जल के कारण उत्पन्न गति को जलानावर्तन कहते हैं। पौधा का तना घनात्मक प्रकाशनावर्ती प्रदर्शित करता है, वही जड़ ऋणात्मक प्रकाशनावर्ती प्रदर्शित करता है। अब तना की बात है तो तना ऋणात्मक एक सेकेंड, हाँ, तना ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती प्रदर्शित करते हैं तथा जड़ घनात्मक गुरुत्वावर्ती प्रदर्शित करते हैं। कमजोर पौधा जैसे करेला, लौकी, मटर में ट्रिनिडल घनात्मक स्पर्शनुवर्तन होते हैं, जो किसी ठोस भाग के स्पर्श होते ही उनसे लिपट जाते हैं। अब अनुकुंचन गति क्या होता है? किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया में पौधा के अंग की गति, जिसमें उद्दीपक की दिशा द्वारा प्रतिक्रिया की दिशा निर्धारित नहीं होती है, अनुकुंचन गति कहलाती है। अनुवर्ती तथा अनुकुंचन गति से मुख्य अंतर यह है कि अनुवर्ती गति दिशात्मक होता है, परंतु अनुकुंचन गति दिशात्मक नहीं होता। अनुकुंचन गति के उदाहरण, तो अनुकुंचन गति के उदाहरण में पहला आएगा उंगली से स्पर्श करने पर छुई मुई का, जिसे हम लोग मिमोसा पुडिका के पत्ते मुड़कर बंद हो जाता है। ठीक है, यह अनुकुंचन गति का स्पर्शनानुकुंचन कहलाता है। जैसे छुई मुई को स्पर्श करने पर पत्तियों को बंद होने की घटना क्यों होती है, इस पर सभी जीव वैज्ञानिक का एक ही मत नहीं है। छुई मुई पौधा का इस व्यवहार से पौधे को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। इस कारण एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है कि जब पौधा को कोई फायदा नहीं हो रहा है तो वे इस प्रकार के व्यवहार को क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है पौधे के फूलों के पंखुड़ियाँ तेज प्रकाश में खुलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। इस प्रकार के अनुकुंचन गति प्रकाशनुकुंचन कहलाता है। अच्छा, तीसरा है अनुचलन। ठीक है, क्या है? अनुचलन। यह गति निम्न कुल के पौधे जैसे शैवाल, यूग्लिनिया तथा एक कुस्कीय जीव में भी पाए जाते हैं। यह गति भी बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, परंतु इस गति में स्थान परिवर्तन की क्रिया नहीं पाई जाती। यूग्लिनिया और क्लेमाइडोमोनस, ठीक है, क्या है? यूग्लिना और क्लेमाइडोनस प्रकाश के प्रभाव से प्रकाश की गति करना शुरू कर देता है, वही कछुआ प्रकाश से दूर भाग जाता है। इस प्रकार की अनुचलन गति प्रकाश अनुचलन कहलाता है। तीन गतियाँ के अलावा पौधे में कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो पौधे में नियंत्रण एवं समन्वयन का काम करता है। इन रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। कुछ जीव वैज्ञानिक पादप हार्मोन को पारा हार्मोन तथा वृद्धि नियंत्रक रसायन भी कहते हैं। पौधे में निकलने वाले प्रमुख हार्मोन निम्नलिखित है, जैसे ऑक्सीन। यह क्या करता है? यह रसायन मुख्य रूप से तने के शीर्ष भाग में बनता है तथा तना पत्ती में वृद्धि करवाता है। यह जड़ में भी वृद्धि करवाता है तथा यह बीज रहित फल को उत्पादन में सहायक देता है। ऑक्सीन रासायनिक रूप से इंडोल एसिटिक अम्ल है। आजकल कई ऐसे रसायन बाजार में उपलब्ध है जिसका उपयोग पौधा पर इच्छा अनुसार वृद्धि के लिए किया जाता है। ऑक्सीन के समान प्रमुख रासायनिक पदार्थ है, जैसे फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D, ठीक है, इडोलाइन, क्या है? इडोलाइल, ब्यूटरिक अम्ल, इंडोलाइल प्रोपाइनिक अम्ल आदि। इस रसायन का उपयोग खरपतवार नष्ट करने हेतु किया जाता है। ठीक है,
दूसरा है जिबरेलिन्स। क्या है? जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स हार्मोन क्या करता है? इस रसायन की खोज सर्वप्रथम जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में जिबरेला नामक कवक में हुआ था। बाद में पता लगा कि यह रसायन पौधे में भी बनते हैं। जिबरेलिन्स क्या है? जिबरेलिन्स पौधे की लंबाई तथा मोटाई में वृद्धि करवाता है। बीजों के सुषुप्ताप व्यवस्था को तोड़कर अनुकूलन में मदद करता है। पतझड़ को रोकता है। फलों को पकने की प्रक्रिया को धीमा करता है तथा सेब जैसे फसल को ठंड और पाला से बचाता है। कौन? जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स के इस्तेमाल से बड़े आकार का फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है तथा बीज रहित फल के उत्पादन में यह ऑक्सीजन की तरह ही सहायक होता है। अब है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन के बारे में देखेंगे। यह रसायन डीएनए में पाए जाने वाला नाइट्रोजन युक्त क्षार एडेनिन के समान है। इसका खोज मिलर ने मछली के शुक्राणु में किया था और इसका नाम काइनेटिन रखा। बाद में कुछ समय में स्कुंग नामक वैज्ञानिक इसका नाम साइटोकाइनिन रखा। इस रसायन का निर्माण पौधे के जड़ों में तथा फल के भीतर होता है। यह रसायन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह पत्तों के विकास को धीमा करता है और क्लोरोफिल को जल्दी नष्ट नहीं होने देता। इस रसायन के प्रभाव से पेड़ की पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है साइटोकाइनिन के कारण। ठीक है। अब क्या है? एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड। यह एक प्रकार का वृद्धि रोधक पदार्थ है जो पौधे में होने वाली वृद्धि को रोकता है। इसका निर्माण पौधे के पत्ते, फल और तना में होता है। यह रसायन पतझड़ कराने में, कलियों को वृद्धि तथा अनुकरण को रोकने में सहायक होता है तथा यह कोशिका विभाजन को भी अवरुद्ध करता है। इथाइलिन। क्या है? इथाइलिन। यह फलों को पकाने वाला रसायन है जिसकी खोज सबसे पहले केले में हुआ था। इथाइलिन। ठीक है। यह फलों को पकाने में आता है और इसकी सबसे पहले जो किया गया था ये केले में हुआ था। कभी कभी यह रसायन पौधे के वृद्धि को भी रोकता है और फल तथा पत्तों को गिराता है। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट है। पौधे में हार्मोन निकलने हेतु जंतुओं की तरह कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता। ये आपको पिछले चैप्टर में ही बता चुके हैं। अब पौधा वाला हो गया। अब हम लोग जंतु में देखेंगे। जंतु में नियंत्रण एवं समन्वयन। तो जंतु में नियंत्रण एवं समन्वयन हेतु अंतःस्रावी ग्रंथि तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि विभिन्न प्रकार के हार्मोन को स्राव करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि को नालिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई नली नहीं पाई जाती है। इस ग्रंथि से हार्मोन निकलकर सीधे रक्त में आ जाता है तथा रक्त के द्वारा ही शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचते हैं। मनुष्य के प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि अब मनुष्य में देख लेंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। यह ग्रंथि शरीर में होने वाले सभी उपापचय पर नियंत्रण रखता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि की क्रिया को नियंत्रित करने हेतु रिलीज फैक्टर तथा इनहिबिटर फैक्टर का निर्माण करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होता है, एक ऑक्सीटॉक्सिन, एक भासोप्रेसिन। तो ऑक्सीटॉक्सिन यह हार्मोन आरेखित मांसपेशी में संकुचन उत्पन्न करता है। महिलाओं में यह हार्मोन बच्चों के दुग्धपान कराते समय यह संतान उत्पत्ति के समय आंतरिक बढ़ावा देता है। ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन ही हार्मोन है जो माँ और बच्चे को प्यार को आकर्षित करता है। ठीक है। और
भासोप्रेसिन इस हार्मोन की कमी से शरीर में जल की सक्रिय रूप से परागमय नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुमूत्रता यानी कि बार बार पेशाब लगना उत्पन्न हो जाता है। इस हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं भासोप्रेसिन हार्मोन को। अच्छा, दूसरा है पीयूष ग्रंथि। ये अभी हम लोग मानव बाला में ही पढ़ रहे हैं। तो दूसरा क्या है? पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। सभी अंतःस्रावी ग्रंथि के तुलना में यह सबसे छोटी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से कुल 7 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला ग्रोथ हार्मोन, जिसे GH कहते हैं, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। यह हार्मोन एक अन्य हार्मोन थायरॉक्सिन के साथ मिलकर शरीर की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। इस हार्मोन की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। इससे मनुष्य में बौनापन हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन की अधिक स्राव से मनुष्य की लंबाई काफ़ी बढ़ जाती और हड्डी मोटा एवं भारी हो जाता है। इस अवस्था को गिगानिस्टिम कहा जाता है। अच्छा, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास, उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। दूसरा है ACTH यानी कि एडिनो कोटिकोटोफिल हार्मोन। यह हार्मोन एडिनल ग्रंथि यानी कि अविकृत ग्रंथि के वृद्धि में उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। चौथा है MS हार्मोन। MS क्या है? सिटीमेलुटिंग हार्मोन। यह हार्मोन त्वचा यानी कि स्किन के मेलानोसाइट, क्या है, मेलानोसाइट कोशिका में बने वाले मेलानिन रंग पर नियंत्रण रखता है। यह हार्मोन का हमारे लिए कोई विशेष महत्व नहीं होता है। सफ़ेद दाग, ठीक है, क्या है? सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा, क्या है? ल्यूकोडर्मा। यह त्वचा की मेलानोसाइट कोशिका किन्हीं कारणों से मेलानिन रंग बनना बंद कर देती है, तो त्वचा पर सफ़ेद दाग हो जाता है। दुनिया की 1% तथा भारत का 8% जनसंख्या इस सफ़ेद दाग से प्रभावित है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सफ़ेद दाग का अभी तक कोई पक्का इलाज विज्ञान को नहीं मिला है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सफ़ेद दाग कोई रोग अथवा बीमारी नहीं है। सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति के सभी अंग तंत्र ठीक उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति के सफ़ेद दाग न तो खतरनाक है और न ही यह छूत का रोग है। समाज के लोगों के बीच एक मिथक फैल गया है कि दूध एवं मछली एक साथ सेवन करने से सफ़ेद दाग होता है, जो पूर्णतः गलत है। प्रोलैक्टिन। यह हार्मोन संतान उत्पत्ति के बाद दूध निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन पुरुष में भी निकलता है, लेकिन वह बेकार हो जाता है। अगला है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन स्त्रियों में अंडा निर्माण प्रक्रिया तथा पुरुष में शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। LH यानी कि लुटीजिंग हार्मोन। यह वयस्क उम्र का हार्मोन है, ठीक है। इस हार्मोन के प्रभाव से स्त्रियों में अंडाणु, ओवा तथा पुरुष में शुक्राणु निकलना प्रारंभ होता है। इस हार्मोन के प्रभाव से विपरीत लिंग एक दूसरे से आकर्षित होता है। पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि का मालिक कहा जाता है तथा इससे निकलने वाले हार्मोन को निश्चित लक्ष्य वाला हार्मोन कहा जाता है। पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इस ग्रंथि के कार्य के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु हाल के शोध कार्य से मालूम हुआ है कि यह कोई स्राव उत्पन्न करता है। इस ग्रंथि से मेलेटोनिन तथा सीरोटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। मेलेटोनिन महिलाओं के लिए मासिक चक्र का प्रक्रिया को धीमा करता है तथा सीरोटोनिन नींद लाने हेतु उत्तरदायी होता है। अब देखेंगे थायराइड या अपटूट ग्रंथि। थायराइड या अपटूट ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह लगभग 2 से
2.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 से 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इस ग्रंथि से दो मुख्य हार्मोन स्रावित होते हैं। एक थायरॉक्सिन, यह हार्मोन ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा का ऑक्सीकरण करवाता है, जिससे हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्ति होता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि तथा TSH के साथ मिलकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान नियंत्रित की प्रक्रिया थाइमोग्लुलेशन कहलाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन भ्रूण अवस्था से लेकर वयस्क होने तक के ग्रोथ हार्मोन का सहायता करता रहता है, जिससे शरीर में वृद्धि होती है। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में क्रिएटिनिज रोग तथा बड़ों में इस हार्मोन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिससे ग्रेव की बीमारी हो जाती है। और ग्रेव की बीमारी में एक या दोनों आंखें बड़ी और बाहर निकली दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला है कैल्शिटोनिन। यह हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी से जोड़ता है, जिससे हड्डी मजबूत बनती है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने की संभावना होती है। अब अगला है पारा अपटूट ग्रंथि। पारा अपटूट ग्रंथि यानी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड, यह ग्रंथि थायरॉइड ग्रंथि के ऊपर चिपकी रहती है तथा इसकी संख्या 2 होती है। इससे एक मात्रा हार्मोन पाराथार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन हड्डी के टूटे फूटे भाग से अतिरिक्त कैल्शियम हटाकर रक्त में डालता है। पाराथार्मोन की कमी से गठिया तथा अधिक से ठीक है ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। अब वृक्क ग्रंथि यानी कि एडिनल ग्लैंड, यह ग्रंथि दोनों वृक्क यानी कि किडनी के ऊपर चिपके रहता है। यह ग्रंथि की संख्या हमारे शरीर में 2 है। किडनी के तरह यह ग्रंथि का अतिरिक्त भाग 2 स्पष्ट भागों में विभक्त होता है, मेडुला तथा कॉर्टेक्स। अब वृक्क ग्रंथि से निम्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अब अगला इसी में देखेंगे हम लोग मिनियर कॉर्टिकॉइड। इस हार्मोन का मुख्य कार्य वृक्क नलिका नेफ्रॉन द्वारा सोडियम लवण का पुनः अवशोषण करवाना तथा शरीर में अन्य लवणों की मात्रा को नियंत्रण करना। इसके अलावा यह हार्मोन शरीर में जल संतुलन को नियंत्रण करता है तथा इसके प्रभाव से मूत्र द्वारा पोटेशियम एवं फास्फोरेट का अधिक उत्सर्जन होता है। इस हार्मोन के अधिक स्राव से हाइपोटेंशन तथा कम स्राव से कैंसर रोग होता है। कैंसर रोग में तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय में नियंत्रण रखता है तथा जरूरत पड़ने पर वसा तथा एमिनो अम्ल को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। शरीर में ग्लूकोज की कमी होने पर वसा अम्ल या एमिनो अम्ल का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तन कहलाता है। यह हार्मोन सूजन विरोधी, तनाव विरोधी एवं एलर्जी विरोधी क्रिया भी करते हैं। इस हार्मोन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब है कैटेकोलोमाइन। अब वृक्क ग्रंथि के मेडुला भाग से 2 हार्मोन स्रावित होता है, एक एडिनिलिन तथा नॉर एडिनिलिन, जिन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकोलोमाइन भी कहते हैं। यह हार्मोन हृदय गति तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है तथा तनाव वाली परिस्थितियों में जैसे भय, मारपीट, आगजनी, दंगा, इस हार्मोन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिससे मांसपेशी में जमा सारा ग्लूकोज रक्त में आ जाता है, जिससे एकाएक काफ़ी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और हम विपरीत परिस्थिति में अपनी रक्षा कर पाते हैं। इस हार्मोन को ऊरो हार्मोन या 3F यानी कि जैसे फाइट फियर फ्लाइट भी कहते हैं। किसे? कैटेकोलोमाइन को।
अब वृक्क ग्रंथि से निकलने वाले तीनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से TS कहते हैं, जैसे साल्ट, शुगर और स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अब हम लोग पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारे शरीर की मिश्रित प्रवृत्ति की ग्रंथि है जो एंजाइम तथा हार्मोन दोनों को स्रावित करता है। अग्नाशय का 50% भाग एसिनर कोशिकाओं से बना होता है जिससे एंजाइम निकलता है, और शेष भाग अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोशिका से बना होता है जिसे सेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस द्वीपिका से ही हार्मोन स्रावित होता है। प्रमुख हार्मोन निम्न है। इंसुलिन, यह बीटा कोशिका से स्रावित होता है जब रक्त में ग्लूकोज को स्तर समान से अधिक होता है, तब यह हार्मोन स्रावित होकर अधिक ग्लूकोज जो ग्लाइकोजेन में बदल देता है। यह ग्लाइकोजेन हमारे शरीर में जमा हो जाता है। इसकी कमी पर डायबिटीज मेलिटस मधुमेह रोग हो जाता है। अब है ग्लूकागॉन, यह अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की कमी पर ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अगला है तीसरा सोमेटोस्टेटिन, यह गामा या डेटा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन घाव भरने में मदद करता है। गैस्ट्रिन, यह हार्मोन भी गामा या डेटा कोशिका से स्रावित होता है। यह हार्मोन अमाशय से HCl का स्राव करता है। यह हार्मोन के अधिक स्राव से पेट में अल्सर होने की संभावना बन जाती है। अब टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विसन, यह पुरुषों में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन एंड्रोजन पुरुष हार्मोन कहलाता है। अब प्रमुख एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो पुरुष के लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण रखता है। अब ओवरी यानी कि अंडाशय, यह महिलाओं में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके द्वारा निम्न हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन, इस हार्मोन का स्राव अंडाशय के गैफ्रियन फॉलिकल कोशिका द्वारा होता है। यह हार्मोन महिलाओं के लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण रखता है। प्रोजेस्टेरॉन, इस हार्मोन का स्राव अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम कोशिका द्वारा होता है। यह हार्मोन गर्भ अवस्था पर नियंत्रण रखता है। अब प्लेसेंटा यानी कि जरायु, प्लेसेंटा गर्भ धारण करने के उससे 4 सप्ताह बाद भ्रूण की कोशिका गर्भाशय यानी कि यूट्रस की कोशिकाओं के साथ जुड़कर जरायु का निर्माण करता है। प्लेसेंटा के द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है ये देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन गर्भ धारण के बाद से लेकर पूरे गर्भ अवस्था 9 महीना 10 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जरायु द्वारा ही स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भ अवस्था पर नियंत्रण रखता है। रिलैक्सिन, यह हार्मोन बच्चे के जन्म के ठीक पहले स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भनली तथा जरायु के मुख ढीला करता है ताकि बच्चा मां की गर्भाशय से आसानी से बाहर आ सके। अब है तीसरा प्रोस्टोग्लैंडिन, क्या है प्रोस्टोग्लैंडिन, यह हार्मोन के प्रभाव से जरायु गर्भाशय से टूटकर अलग होने लगता है जिससे संतान के जन्म यानी कि प्रेग्नेंसी के समय दर्द उत्पन्न होता है जिसे लेबर पेन यानी कि प्रसव वेदना कहते हैं। अब थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। यह ग्रंथि हृदय तथा महाधमनी हृदय गति तथा महाधमनी के ऊपर स्थित होता है। यह ग्रंथि युवाओं में सक्रिय रहता है तथा धीरे धीरे इसका आकार घटते रहता है। वृद्धा अवस्था में यह ग्रंथि पूरी तरह से लुप्त हो जाती। इस ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होता है, एक थाइमोसिन, क्या है थाइमोसिन, एक है थाइमिन। थाइमोसिन यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट के द्वारा निर्माण को बढ़ावा देता है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बना रहता है। और थाइमिन यह हार्मोन थाइमस ग्रंथि के स्राव पर नियंत्रण रखता है। अब थाइमस ग्रंथि जन्म के समय 12 से
10 से 12 ग्राम रहता है, युवा अवस्था में 20 से 30 ग्राम रहता है और वृद्धा अवस्था में 3 से 6 ग्राम रहता है। अब हम लोग मानव की तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मानव के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को समन्वयन करता है तथा उन पर नियंत्रण और कंट्रोल रखता है। तंत्रिका तंत्र की सहायता से मानव बाहरी तथा भीतरी उद्दीपनों को ग्रहण कर उनके अनुकूल कार्य करने में सक्षम हो पाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है एवं तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं और न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब न्यूरॉन की बात आई तो न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका के बारे में देखेंगे। तो न्यूरॉन को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसके दो स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं, एक साइटोन और एक तंत्रिका तंतु यानी कि नर्वस फाइबर्स। न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन है। इस कोशिका का केंद्रक साइटोन वाले भाग में स्थित रहता है। साइटोन वाले भाग के कोशिका द्रव में उनके कण समान संरचना पाई जाती है जिसे निसेल ग्रेन्यूल कहते हैं। साइटोन के चारों ओर पतले पतले तंतु समान संरचना को तंत्रिका तंतु या कोशिका प्रवर्धक कहते हैं। तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं, डेंड्रॉन तथा एक्सॉन। साइटोन से निकलने वाली सूक्ष्म तंतु को डेंड्रॉन कहते हैं। पुनः डेंड्रॉन छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है जिससे डेंड्राइट्स कहते हैं। साइटोन से निकलने वाले लंबे आकार के तंतु को एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के अंतिम सिरे से कई तंतु निकले हैं जिसे सिनेप्टिक नोड कहते हैं। न्यूरॉन के एक्सॉन वाले भाग के ऊपर सफ़ेद रंग के चर्बीदार पदार्थ का आवरण रहता है जिसे मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं। एक्सॉन के शीर्ष भाग पर माइलिन शीथ नहीं रहते हैं, उस जगह को रेनवियर के नोड कहते हैं। एक्सॉन के माइलिन शीथ परत के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसे न्यूरीलेमा कहते हैं। न्यूरीलेमा एक खास प्रकार की कोशिका से निर्मित है। इन कोशिकाओं को श्वसन कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन के भिन्न भाग देखेंगे। न्यूरॉन के विभिन्न भाग में देखेंगे। न्यूरॉन एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के उनडाइट्स से जुड़ा रहता है। इस जोड़ को सिनेप्स कहा जाता है। सभी प्रकार के संवेदना का प्रभाव अंगों से मस्तिष्क से विभिन्न अंगों के बीच न्यूरॉन के द्वारा ही होता है। संवेदनाओं के प्रभाव के आधार पर न्यूरॉन दो प्रकार के होते हैं। पहला सेंसर न्यूरॉन। यह न्यूरॉन शरीर के संवेदी अंग आँख, नाक, कान, त्वचा तथा जीभ से संवेदना को ग्रहण कर उससे मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। मस्तिष्क इन संवेदनाओं को ग्रहण कर उसका विश्लेषण करता है तथा शरीर के अंगों को उचित निर्देश देता है। मोटर न्यूरॉन। यह न्यूरॉन मस्तिष्क के निर्देश को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाते हैं। उपयुक्त दो प्रकार के न्यूरॉन के अतिरिक्त कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो सेंसर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है जिसे एडजस्ट न्यूरॉन कहते हैं। संवेदनाओं तथा मस्तिष्क के निर्देशों के न्यूरॉन से होकर तीव्र गति से प्रभाव कराने हेतु सिनेप्स वाले स्थान पर न्यूरॉन के एक्सॉन के सिनेप्टिक नोड से कुछ पदार्थ स्रावित होता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो पहला होता है एस्टोकोलोन। उस पदार्थ की कमी होने पर अल्जाइमर रोग होता है जिसमें मनुष्य की याददाश्त में कमी आने लगती है। दूसरा है डोपामाइन। इस रासायनिक पदार्थ की कमी से पार्किंसन रोग होता है जिससे मनुष्य के हाथ तथा पैर में थरथराहट होने लगता है।
न्यूरॉन में संवेदनाओं को ग्रहण डेंड्राइट्स के द्वारा होता है। डेंड्राइट्स इन संवेदनाओं को साइटोन को भेज देता है। साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में बदल जाता है। विद्युत आवेग साइटोन से एक्सॉन में पहुंच जाता है और फिर एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंच जाता है। विद्युत आवेग का संचार हमेशा एक न्यूरॉन के एक्सॉन से इससे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में होता है, न कि इसके विपरीत। तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा आपस से जुड़ी रहती है। इन संयोजी ऊतक को न्यूरोग्लिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मानव के तंत्रिका तंत्र को जीव वैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क, ब्रेन तथा मेरुरज्जी यानी कि स्पाइनल कोड आता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जी की सुरक्षा हेतु इस पर 3 झिल्लियाँ का एक परत चढ़ा रहता है। 3 झिल्लियों में सबसे आंतरिक झिल्ली को पायमेटर, मध्य झिल्ली को अरेक्नाइड तथा बाहरी झिल्ली को ड्यूरामेटर कहते हैं। इन तीनों झिल्ली को सम्मिलित रूप से मेनिजेज कहते हैं। मस्तिष्क के पायमेटर तथा एलेंकेडाइड झिल्ली के बीच एक तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। यह द्रव मस्तिष्क का पोषण, श्वसन, गैस तथा अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए माध्यम का कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे प्रमुख तंत्रिका तंत्र है। अन्य 2 तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करता है। अब ब्रेन की बात आई है तो मस्तिष्क के कुछ देख लेंगे। मस्तिष्क पढ़ेंगे अभी अब हम लोग। तो मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का एक कोमल अंग है जिसकी संरचना अत्यंत ही जटिल होती है। मानव मस्तिष्क का औसतन आयतन 1650 ml तथा भार इसका जो होता है 1.5 kg होता है। मस्तिष्क 6 वर्ष की उम्र तक पूर्ण विकसित हो जाता है। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका का अग्रभाग है जो खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क गुहा में हड्डियों की संख्या 8 होती है। ठीक है, मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटे रहते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मध्य तथा पश्च मस्तिष्क को सम्मिलित रूप से मस्तिष्क स्ट्रेटम कहा जाता है। ठीक है, अब मस्तिष्क के अग्र भाग हम लोग देखेंगे, फोर ब्रेन को देखेंगे। अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बांटा रहता है जिसे सेरिब्रम और डायनेसेफ्लॉन कहते हैं। तो सेरिब्रम को अभी हम लोग पढ़ेंगे। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम दो बाएं तथा दाएं अर्धगोले में बटा रहता है जिससे सेरिब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं। दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर कार्पस कैलोसम नामक संरचना द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। सेरिब्रम को अगर बीचों बीच काटा जाए तो अंदर में धूसर यानी कि ग्रे तथा सफ़ेद रंग के पदार्थ दिखाई देते हैं। धूसर रंग के पदार्थ को कार्टेक्स तथा सफ़ेद रंग को पदार्थ को मेडुला कहते हैं। सेरिब्रम के ऊपरी सतह पर अनेक उभार जैसी संरचना पाई जाती। इन संरचनाओं को गाइरस कहते हैं। 2 गाइरस के बीच के खांचे को सल्कस कहते हैं। सल्कस तथा गाइरस सेरिब्रम कार्टेक्स वाले भाग में होते हैं। सेरिब्रम के ऊपरी सतह पर अनेक उभार जैसी संरचना पाई जाती। इन संरचना को गाइरस कहते हैं। 2 गाइरस के बीच के खांचे को सल्कस कहते हैं। सल्कस तथा गाइरस सेरिब्रम कार्टेक्स वाले भाग में होते हैं। सेरिब्रम वृद्धि, चतुराई, सोचने समझने तथा स्मरण शक्ति का केंद्र है। प्रेरणा, घृणा, प्रेम, ठीक है, यानी कि सेरिब्रम वृद्धि, चतुराई, सोचने वाले तथा स्मरण शक्ति का केंद्र जैसे प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण इसी भाग में होता है सेरिब्रम में। सेरिब्रम सभी प्रकार की चेतना शक्ति का केंद्र है। अगर भाग ठीक से काम न करे तो जीवित होने के बावजूद मानव शरीर की समझ समाप्त हो जाती है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे
डाइएनेस्फ्लोन, क्या पढ़ेंगे? डाइएनेस्फ्लोन के बारे में पढ़ेंगे। यह भाग सेरिब्रम हेमिस्फीयर द्वारा ढका रहता है। इसके दो भाग होते हैं, थैलमस तथा हाइपोथैलमस। थैलमस सेरिब्रम हेमिस्फीयर से लिपटा रहता है। थैलमस संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का मुख्य स्मारक स्तर है। हाइपोथैलमस द्वारा शरीर के तापमान तथा खाने पीने का नियंत्रण होता है। इस भाग में कुछ हार्मोन भी बने रहते हैं। सेरिब्रम के आंतरिक भाग आंतरिक अंग से जुटकर एक जटिल तंत्र बनता है जिसे लिम्बिक तंत्र कहते हैं। हाइपोथैलमस लिम्बिक तंत्र के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क के मध्य भाग मध्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह अग्र एवं पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित रहता है। मध्य मस्तिष्क में 4 गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस गोलाकार संरचना को कॉर्पोरा क्वाड्रिगोनिया कहते हैं। दोनों और बाएं तथा दाएं के कॉर्पोरा क्वाड्रिगोनिया आपस में कूरा सेरेबिन नामक संरचना द्वारा आपस में जुटे होते हैं। मध्य मस्तिष्क आँखों के देखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है तथा संतुलन बनाए रखने में सहायता होता है। अब हम लोग मस्तिष्क के पश्च भाग यानी कि हेड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। हेड ब्रेन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। पश्च मस्तिष्क 3 हिस्सों में बांटा हुआ रहता है, जैसे सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। तो सेरिबेलम देखिए याद रखेंगे, सेरिबेलम क्या है? ये बाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। वो सेरिबेलम नहीं, सेरिबेलम वो आगे वाला का होगा, ठीक है। सेरिबेलम सुनने और शरीर को संतुलित रखने का काम करता है। यह संवेदन संतुलन ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम जीभ तथा जबड़े के पेशियों पर भी नियंत्रण रखता है, जिसके कारण बोलना संभव होता है। सेरिबेलम 5 गुच्छों में बटा रहता है। इस भाग के नष्ट होने अथवा इसमें खराबी होने पर सभी प्रकार के ऐच्छिक गतियाँ जैसे चलना, बोलना, सुनना संभव हो जाता है। पोन्स मस्तिष्क का यह भाग श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। और मेडुला ऑब्लोंगटा इस भाग की संरचना बेलनाकार होता है। यह हृदय की धड़कन, रक्तचाप तथा श्वसन गति पर नियंत्रित करता है। इस भाग द्वारा खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्राव का भी नियंत्रण इसी भाग में होता है। मेडुला के ऑब्लोंगटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित रखते हैं। यही भाग मस्तिष्क के पीछे से डंठल के रूप में निकलकर रीढ़ के नेनुअल किनार में प्रवेश कर मेरुरज्जु का निर्माण करता है। अब मेरुरज्जु की बात आई है तो मेरुरज्जु के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। स्पाइनल कोड मस्तिष्क का पिछला भाग ठंडल के रूप में खोपड़ी से बाहर निकलकर रीढ़ के न्यूरल कैनाल में प्रवेश कर जाती है और इससे मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड कहते हैं। मेरुरज्जु 4 से 5 वर्ष की अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाता है। इसके बाद इसमें वृद्धि रुक जाती है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से निकलते समय मोटी रहती है और रीढ़ में प्रवेश के बाद धीरे धीरे पतली होती जाती है तथा रीढ़ के अंतिम हड्डी तक जाते जाते बहुत पतली हो जाती। मेरुरज्जु रीढ़ के सभी हड्डी तक फैला रहता है। मेरुरज्जु के संरचना के भाग, ठीक है। पहला भाग है सेंट्रल कैनाल, यह मेरुरज्जु का मध्य भाग है। दूसरा है पोस्टीरियर एंड एंटीरियर फिशर, यह मेरुरज्जु के मध्य भाग से निकला हुआ संरचना है। ग्रे मैटर, यह सेंट्रल कैनाल के चारों ओर अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर की तरफ फैला रहता है। व्हाइट मैटर, यह ग्रे मैटर के चारों ओर फैला रहता है। और पोस्टीरियर एंड एंटीरियर हॉर्न, ग्रे मैटर को 2 पोस्टीरियर तथा 2 एंटर हॉर्न का निर्माण करता है। मेरुरज्जु के
मेरुरज्जु के दोनों ओर से सभी रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर एक एक जोड़े स्पाइनल तंत्रिका तंत्र उत्पन्न होता है। ये स्पाइनल तंत्रिका आपस के अंगों में फैला रहता है तथा उनकी क्रिया को नियंत्रित करता है। मानव में कुल 13 जोड़े स्पाइनल कोड होते हैं, 31 जोड़े। मानव में कुल 31 जोड़े स्पाइनल तंत्रिका तंत्र होते हैं। प्रत्येक स्पाइनल तंत्रिका के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, डोर्सल हॉर्न और डॉर्सल हॉर्न तथा वेंट्रल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न से संवेदी न्यूरॉन बनता है तथा वेंट्रल हॉर्न से मोटर न्यूरॉन बनता है। अब हम लोग मेरुरज्जु तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच कड़ी का काम करता है। यह सभी प्रकार के प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। अब हम लोग पर्यावर्ती क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिलैक्स एक्शन, यानी कि प्रत्यावर्ती क्रिया वे अनैच्छिक क्रिया है जो किसी उद्दीपन की प्रतिक्रिया क्षण भर में बिना सोचे समझे हमारा शरीर स्वयं कर देता है। जैसे उदाहरण के ठोकर लगते ही लड़खड़ाकर अपने आप शरीर का संभल जाना, ये रिलैक्स एक्शन यानी कि प्रत्यावर्ती का है, ठीक है। आँखों के सामने कीड़ा आने पर आँखों का पलक का स्वयं बंद हो जाना। प्रत्यावर्ती क्रिया कुछ जन्मजात ही होते हैं। कुछ प्रत्यावर्ती क्रिया को परीक्षण तथा अभ्यास की मदद विकसित किया जा सकता है। जैसे साइकिल चलाना, नृत्य करना, क्रिकेट खेलना प्रत्यावर्ती क्रिया ही है, पर इसे अभ्यास की मदद शरीर में विकसित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती क्रिया का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। अब हम लोग प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिवर्ती चाप संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक संवेदनाओं का संचार तथा मस्तिष्क द्वारा अंगों को निर्गत आदेश का गमन न्यूरॉन के माध्यम से होता है। न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ से होता है। इसी पथ को प्रतिवर्ती चाप यानी कि रिलैक्स गियर कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप में निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे पहला होता है रिसेप्टर। यह त्वचा, पेशी तथा अंगों में उपस्थित रहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। और सेंसर पथ यानी कि रिसेप्टर्स द्वारा ग्रहण क्रिया संवेदना उद्दीपन का संचरण संवेदी न्यूरॉन में होता है। संवेदी न्यूरॉन ही सेंसरी पाथ का निर्माण करता है। नर्वस सेंटर यानी कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ही नर्वस सेंटर कहते हैं। यह सेंसर पथ से आए संवेदनाओं को प्राप्त कर विश्लेषण करते हैं तथा इसके बाद उचित निर्णय देते हैं। मोटर पाथ नर्वस सेंटर से प्राप्त निर्देशों को मोटर न्यूरॉन ग्रहण करता है और मोटर पाथ का निर्माण करता है। इफेक्टर्स मोटर पाथ से मस्तिष्क का निर्देश इफेक्टर्स में पहुंचते हैं और यह निर्देश के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। इफेक्टर यानी कि अभिभावी अंग पेशिया मेटर्स होता है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, वीडियो के अंत तक के बनेगा क्योंकि अब थोड़ी सी हैं, ठीक है। अब हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। शरीर के विभिन्न अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से जोड़ने वाले सभी तंत्रिका नर्वस को सम्मिलित रूप से परिधीय तंत्रिके तंत्र कहते हैं। और परिधीय तंत्रिके तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से क्रेनियल तंत्रिकाओं तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं आते हैं। क्रेनियल तंत्रिकाएं 12 जोड़े होते हैं तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं 31 जोड़े होते हैं, ठीक है। क्रेनियल तंत्रिकाएं 12 जोड़े एवं स्पाइनल तंत्रिका 31 जोड़े होते हैं। क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, एक जोड़ी अग्र मस्तिष्क में और एक जोड़ी मध्य मस्तिष्क से तथा 10 जोड़ी पश्च मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। क्रेनियम तंत्रिकाएं में पहला, दूसरा तथा 8वां जोड़ा संवेदी, 7वां, 9वां तथा 10वां मिश्रित तथा शेष मोटर तंत्रिकाएं तंत्र होते हैं। अब ये हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे। से मनुष्य के क्रेनियल तंत्रिकाओं तथा उसका कार्य हम लोग देख लेंगे। तो पहला जोड़ा जो होता है, ठीक है, पहला जोड़ा को
ऑल फैक्ट्री कहते हैं, ये नसिका से संबंधित है और ये सूंघने की क्रिया करता है। दूसरा जो रहा है इसे ऑप्टिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्टिक कहते हैं, यह संबंधित आँख से और ये इसको दृष्टि नियंत्रण कहते हैं। तीसरा जोड़ा जो होता है इसे ऑकुलोमीटर कहते हैं, ये आँख की मांसपेशी है और इससे आँख की गति नियंत्रण करता है। चौथा जोड़ा जो होता है इसे टॉकलियर कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉकलियर। पांचवा जोड़ा है ट्राइजेमाइनल कहते हैं, क्या कहते हैं, पांचवा जोड़ा को ट्राइजेमाइनल कहते हैं। और यह जबड़ा चेहरा त्वचा से संबंधित है और जबड़ों की गति का नियंत्रण यही करता है। छठा जोड़ा है एब्डुसेंस, क्या है, छठा जोड़ा है एब्डुसेंस, आँख की मांसपेशी और आँखों की गति का यह नियंत्रित करता है। सातवां है फेशियल, यह गला, चेहरा और जीभ से संबंधित है। आठवां जोड़ा है ऑडिटरी, क्या है, ऑडिटरी, यह कान और जीभ से संबंधित है। नौवां जोड़ा है ग्लासोफैरिंजियल, क्या है, नौवां जोड़ा ग्लासोफैरिंजियल। दसवां है वैगस, दसवां जोड़ा है वैगस, यह कंठ स्वर यंत्र कंठ से ये जुड़ा हुआ है और स्वाद तथा गले की मांसपेशी को नियंत्रित करता है। यह 11वां जोड़ा है एक्सेसरी, क्या है, एक्सेसरी, यह सिर, हृदय, आहार नली से संबंधित अंग है। 12वां है, लास्ट है 12वां हाइपोग्लोसलर, क्या है, हाइपोग्लोसलर, यह जीभ और गर्दन से संबंधित है। ये हम लोग देख लेंगे परिधीय तंत्रिका के 31 जोड़े स्पाइनल तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती तथा परिवर्तित क्रिया यानी कि रिलैक्स एक्शन को नियंत्रित करती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर के आंतरिक अंग जैसे किडनी, अमाशय, हृदय आदि की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस तंत्र की तंत्रिका नर्वस हमेशा बिना किसी बाधा की क्रियाशील रहती है। इसके कार्य पर हमारी सोच या इच्छा का सीधा नियंत्रित नहीं रहता है। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा हृदय गति, आँखों की सिलियरी मांसपेशी तथा आइरिस की गति, पसीने का निष्कासन आदि क्रिया का नियंत्रण होता है। अगला हम लोग देखेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये है सिम्फैथिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है, पहला सिम्फैथिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा सिम्फैथिक तंत्रिका तंत्र, पहला सिम्फैथिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा पारासिम्फैथिक तंत्रिका तंत्र। सिम्फैथिक तंत्रिका तंत्र तथा पारासिम्फैथिक तंत्रिका तंत्र की क्रिया एक दूसरे के विपरीत होती तथा ये दोनों हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 11 भी समाप्त हुआ। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो के अंत तक के बने रहिए। यकीनन मानिए आप लोग वैसे छात्र में गिनती आएंगे जिसकी रिजल्ट आने की संभावना 99.9% है। बस अंत तक के बने रहिएगा। अगला वीडियो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।